हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कुछ सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं और एक कंजू करोले जी ने रिक्वेस्ट करी थी कि जब प्राइवेट स्कूल्स में आप जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो आजकल प्राइवेट स्कूल्स में भी जो अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाता है जो कि आपको फिल करना पड़ता है। तो उसी फॉर्म को फिल करने के लिए सडनली अगर आप जाते हैं और इंटरव्यू के लिए आपके सामने वो फॉर्म दिया जाता है तो कई बार आपको एक्सपीरियंस ना होने की वजह से कि कौन से फील्ड में क्या क्या फिल करना है, इसकी जानकारी नहीं होने से हम कई बार गलतियां कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से अगर कोई प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाने जा रहे हैं और वहाँ पे आपको कोई रिज्यूम देना पड़ता है या फिर कुछ कोई इस तरह का फॉर्म वो देते हैं जिसमें कि आपको फिल करना पड़ता है, डिटेल्स अपनी रहती है। बेसिकली वो ज़्यादा कुछ नहीं, डिटेल्स ही रहता है आपका पूरा बायोडाटा समझ लीजिए, वो देते हैं। तो ये फिल करने का तरीका है जो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। और मैंने ये जो फॉर्म लिया है ये दिल्ली पब्लिक स्कूल का फॉर्म है जो कि काफ़ी लेंदी फॉर्म, सबसे ज़्यादा लेंदी फॉर्म उसका ही होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिटेल मांगते हैं और वहाँ की जो टीचर्स की जो ज्वाइनिंग होती है वो भी प्रोसीजर काफ़ी, क्योंकि वहाँ की सैलरी भी बहुत अच्छी है दिल्ली पब्लिक स्कूल की, तो प्रोसीजर भी काफ़ी लंबा चलता होता है। और ये जो फॉर्म है ये दिल्ली पब्लिक स्कूल का ही है, मैंने लिया है। तो आपको जो है ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, आपके फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, बट यूजुअली जो है जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपको किसी भी स्कूल का मिलेगा वो इसी सब तरह का रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको रहता है कि आपने कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। ये जो दिल्ली पब्लिक स्कूल का फॉर्म है, सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट भरनी है कि आप कौन से टीचर के लिए कर सकते हैं। तो ये हो सकता है आपके किसी किसी स्कूल के फॉर्म में ये ना भी हो क्योंकि आपको ये नहीं दिया जाता है। आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो खुद ही बताते हैं कौन सी क्लास के लिए आपको लेना है। तो डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल की कौन से स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको एक अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकानी है यहाँ पे। तो कई सारे स्कूल में ये भी होगा और या नहीं भी हो सकता कुछ कॉलम्स। तो आपको इसमें ये आपको एक मान के चलना है कि ये एक फॉर्मेट है। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या क्या लिखना है, कहाँ कहाँ लिखना है। बेसिकली ये बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके बाद है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको अपना ब्लॉक लेटर्स में आपको अपना नाम लिखना है। हाँ, और एक और बात होती है कि जैसे आप ये जो फॉर्म फिल करते हैं स्कूल में, जैसे प्राइवेट स्कूल में आप जा रहे हैं तो वहाँ कोई रिटन एग्ज़ाम तो होता नहीं है, तो उनको आपके क्वालिफिकेशन का, आपके एजुकेशन का कोई आइडिया नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, ये जो फॉर्म फिल करवाते हैं तो उससे आपकी हैंड राइटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें भी देखी जाती है। तो और आपका देखा जाता है कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए इस बात का कि हैंड राइटिंग अच्छी लिखें और कोशिश करें कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक इसमें ना हो, क्योंकि अब एप्लीकेशन में स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो फिर इससे वो ऐसा सोच लेते हैं कि भाई कैंडिडेट उतना क्वालिफाइड नहीं है या फिर उतना नॉलेज नहीं है उसके पास। तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। ब्लॉक लेटर्स लिखा है तो ब्लॉक लेटर्स में ही लिखें, बीच में स्मॉल लेटर मत डालें, क्योंकि वो लिखा हुआ है तो वो पढ़ के आप लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी लिखनी है। तो पहले बॉक्स जो लिखे हैं उसमें आपको नंबर्स में लिख देना है, नीचे जो है ना आपको वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पे आप डेट को उसमें लिख दें और यहाँ पर वर्ड्स में लिख देना है। यानी कि सपोज करो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई, तो आपको लिखना है 6 जुलाई और जो ईयर है आपको ईयर मेंशन करना है। आगे आपको लिखनी है एज। तो ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो जिस डेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस डेट में आपकी एज क्या है, डेज, ईयर्स, मंथ और डेज में लिखनी है। तो आप कैलकुलेट करके ये लिख सकते हैं। उसके बाद आती है कॉन्टैक्ट एड्रेस की बारी। तो आपका पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ रहेगा विथ फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट, और आप मैरिड हैं, अनमैरिड है तो ये सारे स्टेटस, नेशनलिटी वगैरह सब लिखना है। फिर चूँकि प्राइवेट स्कूल्स में, जैसे दिल्ली, ये मैं फॉर्म जो दिखा रही हूँ दिल्ली पब्लिक स्कूल का है, तो ये क्या करते हैं आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए आपको यहाँ पे 2 बच्चे तक को फ्री रहता है उनका एजुकेशन दिल्ली पब्लिक स्कूल में। तो पहले एक था, फिर बाद में 2 हुआ और अभी रिसेंटली मैं बता नहीं सकती हूँ कुछ ऐसा चेंजेस अगर हुआ होगा तो, लेकिन पहले जहाँ तक मुझे पता है कि 2 बच्चे तक फ्री रहते हैं यहाँ पे। जो मतलब आपको बुक्स के पे करने पड़ते हैं, बट जो स्कूल फीस होती है वो नहीं लगती है दिल्ली पब्लिक स्कूल में। तो यहाँ जो बच्चे हैं उनके नाम, उनके सेक्स और एज इन ईयर्स आपको लिखना है। आपके 1, 2 या इससे ज़्यादा बच्चे हैं या कम है तो, या नहीं है तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नील। ठीक है। और आगे फिर आपको नेम एंड ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पर नेम एंड ऑक्यूपेशन फादर, मदर, स्पाउस, यानी कि आपके पिताजी, मतलब ये दिल्ली पब्लिक स्कूल का था, यहाँ फादर मदर का भी पूछा गया है। यूजुअली पूछा नहीं जाता है दूसरे स्कूल्स में, स्पाउस का पूछा जाता है क्योंकि स्पाउस जो है वो क्या करते हैं तो उसके बारे में आपको लिख लेना है यहाँ पे।
ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आगे ऑफिस एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर, ये सब है फॉर्मेलिटीज़। ये सब सभी स्कूल्स में नहीं मिलेगा, कुछ स्कूल्स में रहता है, कहीं पे नहीं रहता है। अगेन ये वाले कॉलम यूजुअली सब में होता ही होता है, एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जिसमें कि आपको हाई स्कूल से लेके आपकी जो भी डिग्रीज़ है उसको यहाँ पे लिखना है। स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना है। यहाँ पे आपको जो भी सब्जेक्ट है आपके स्कूल का नाम जहाँ से आपने किया, ये बोर्ड कौन सा है जहाँ से आपने किया, कौन से ईयर में पास किया, परसेंटेज ऑफ मार्क्स और डिवीज़न आपने कौन सा डिवीज़न किया, उसमें स्कोर किया, तो ये आपको फिल करना होगा। ये आपको खुद का भरना है, हर कैंडिडेट का अलग अलग होता है। आगे है डिटेल्स। तो डिटेल्स में आपको अगर कोई स्कॉलरशिप, अवार्ड, ऑनर कुछ भी मिला है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं, नील लिख सकते हैं। रिसर्च वर्क वगैरह ऐसा आर्मी पब्लिक स्कूल में भी पूछा जाता है। को करिकुलर एक्टिविटीज़, हाँ ये वाले कॉलम जैसे कि आप इन दोनों को में कुछ नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। इसमें जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़, तो आपने क्या क्या किए कर रखा है। अब हाँ, अगेन बात आती है को करिकुलर एक्टिविटीज़। अगर आपके पास किसी एक्टिविटीज़ को आपने सच में किया है तो ही डालिए, नहीं तो मत डालिए, क्योंकि फिर उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके अटक जाएंगे। फिर स्पोर्ट्स और आउटडोर एक्टिविटीज़, इसमें भी आपको कुछ मिला है, कोई अवार्ड वगैरह मिला है, आपने कुछ किया हुआ है तो आप लिखिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस, तो सबसे पहले है ना आपको अपनी मदर टंग लिखनी है। यहाँ पे मदर टंग जो है आपकी वो लिखनी है आपको, यानी सपोज करो आपकी मदर टंग है हिंदी, तो हिंदी है ना, आप हिंदी लिखेंगे। फिर हिंदी आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, स्पीक कर सकते हो, तीनों चीज़ कर सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है, पढ़ भी सकते हो। अब दूसरा लैंग्वेज है, जनरली क्या लिखोते हो आप, इंग्लिश लिखते हो, ठीक है। उसके बाद आप तीनों लिखोगे। अगर आपके पास थर्ड लैंग्वेज है, कुछ आती है, तो आप यहाँ पर उस लैंग्वेज का नाम लिख सकते हो, जैसे कि आप कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हो। मैंने कन्नड़ा लिखा। अगर आपको बोलना, लिखना और आता है पढ़ना तो आप उसको लिख सकते हो, अदरवाइज आप खाली छोड़ दो। फिर अब आगे चलते हैं, जैसे कि आप इंटरेस्ट है, तो ये दिल्ली पब्लिक स्कूल का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे दिया है कि आपका इंटरेस्ट किस किस चीज़ों में, एकेडमिक्स में क्या क्या करना चाहते हो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में वगैरह वगैरह में आपके इंटरेस्ट क्या है। तो ये कुछ इंटरेस्ट की लिस्ट दी हुई है। इस लिस्ट में आपको 1 to 3 में आपको लेना है कि फर्स्ट इंटरेस्ट में आप क्या लोगे। सपोज करते हैं कि यहाँ पे अकाउंटेंसी, आर्ट, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, लिटरेचर, लैंग्वेजेस, मतलब आपको जो भी इंटरेस्ट है, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, जैसे सपोज करो आपको इंटरेस्ट है यहाँ पे किसी भी चीज़ में, आपको लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट है, तो आप फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे लैंग्वेजेस लिख लोगे। और उससे थोड़ा कम इंटरेस्ट आपको जिसमें, सपोज करो आपको किस चीज़ में कम इंटरेस्ट है, तो उसको आप, जैसे कंप्यूटर साइंस है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर ऐसे करके आप इंटरेस्ट को कर सकते हो। फिर उसके बाद आपकी जो है ना, ये हॉबीज़ एक तरह से पूछी जा रही है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको क्या पसंद है करना। सपोज आपको डांस पसंद है, ड्रामा पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, तो ये सारी चीज़ें आप 1 2 3 करके लिख सकते हो। 1 में आपको लिखना है जो सबसे ज़्यादा पसंद है, 3 में जो सबसे कम पसंद है। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने पहले किसी स्कूल में, प्राइवेट या फिर कोई भी ऐसी जगह पे काम किया है तो आप उसको लिख सकते हो कि कौन से इंस्टीट्यूशन में किया है और क्या पोजीशन थी आपकी, कौन सी क्लास को आपने पढ़ाया वगैरह वगैरह पे लिख सकते हो। और इस तरह से आप टोटल एक्सपीरियंस लिख सकते हो इन ईयर्स में कि आपकी एक्सपीरियंस कितनी है टीचिंग की। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन किया वगैरह, ये प्रिंसिपल के लिए होता है, तो ये आपके लिए नहीं है। पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रीवियस जॉब्स, अगर आपने किया है तो ये आपके पर्टिकुलर्स कुछ फिल करने हैं आपको कि क्या है कॉन्टैक्ट नंबर, कि जिसने मतलब सपोज करो आपने किसी स्कूल का नाम लिखा, तो ये वेरीफाई करने के लिए कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आपकी मतलब आप किस तरह के इंसान है, तो वो पता करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मांगते हैं, वो फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। और आपका वहाँ पे जो आपको कितनी सैलरी वगैरह मिलती थी वो पूछा जाता है, इसलिए कि आगे चल के ये लोग भी उस हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड करते हैं। क्योंकि प्राइवेट स्कूल है तो यहाँ पे सैलरी उसी हिसाब से डिसाइड होती है। फिर आपने, अगर ये सब जो कॉलम है ये हर स्कूल में नहीं होता है, अगर मैं बता रही हूँ कि ये यहाँ पे दिया गया, अगर फॉरेन ट्रेवल्स किया है आपने, कोई सेमिनार और कोर्स अटेंड किया है वगैरह वगैरह, तो आप फिल कर सकते हैं। नेम एनी 3 बुक्स रिसेंटली रीड इन नेम। अगर आप टीचर हैं तो जाहिर सी बात है पढ़ने में आपकी रुचि रहेगी। आपकी रुचि रहेगी तो अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं, कोई नॉवल पढ़ रहे, कोई कहानी की किताब पढ़ रहे, पंचतंत्र, सपोज करो आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने पंचतंत्र पढ़ रखा है, तो लिख लो यहाँ पे पंचतंत्र, ठीक है, ऑथर का नाम लिख दो यहाँ पे। तो इस तरह से आप करके अपनी जो भी आपने रिसेंटली पढ़ रखा है आप उसका नाम लिख सकते हो। डू यू सफ़र फ्रॉम एनी मेजर एलिमेंट और मेडिकल प्रॉब्लम, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं है तो उसको नो में टिक कर सकते हो। अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप उसमें यस कर दीजिए, और जो भी डिटेल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है, आपको इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है तो आप लिख सकते हो। सपोज़ करो आप डायबिटिक हो तो आप लिख सकते हो कि आप डायबिटीज़ है आपको, ऐसा
कुछ, ठीक है। हैव यू एवर बीन कॉन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट लॉस हो तो आप इसमें यस या नो जो भी है तो नो में आप टिक कर दीजिए। गिव डिटेल्स ऑफ टू रेफरेंस अदर देन रिलेटिव्स, तो ये जो होता है ना जनरली प्राइवेट स्कूल्स वाले ये वाले कॉलम को जरूर मांगते हैं। मैंने बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स का देखा है, उसमें ये वाला कॉलम डेफिनेटली रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि वो आपके बारे में ना, वो किसी एग्ज़ाम के थ्रू किसी रिक्रूटमेंट के थ्रू नहीं लेते आपको, तो वो डायरेक्ट आपको ले रहे हैं। तो आपके पास्ट के बारे में जानने के लिए ये ऐसे कुछ रिलेटिव्स का मतलब आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए, कोई अदर लोग होने चाहिए, उसके बारे में डिटेल आपको देना रहता है कि वो आपके बारे में वैसे पता नहीं करते, फिर भी अगर ज़रूरत पड़ी तो उससे आपको आपके बारे में जानना हुआ तो वो पता कर लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सिग्नेचर होगा, डेट और प्लेस होगा। तो ये सारा तो पार्ट ए था। अब आते हैं पार्ट बी पर, ठीक है। अगर अब ये पार्ट बी हर जगह ज़रूरी नहीं है कि आपको मिले, लेकिन हाँ दिल्ली पब्लिक स्कूल में ये पार्ट बी भी दिया जाता है। और पार्ट बी इसलिए दिया जाता है, देख लीजिए आप क्या क्या डिटेल वहाँ मांगा जा रहा है कि हैव यू अप्लाइड फॉर जॉब एल्सवेयर ऑफ विच रिजल्ट इज़ अवेटेड, मतलब आपने कहीं ऑलरेडी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है और आप जिसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यस, नहीं कर रहे हैं तो नो लिख दीजिए। कुछ भी अगर आप कर भी रहे हैं तो नो में लिखिए, क्योंकि क्या होता है फिर ये लेते हैं कि आप सेकेंडरी ऑप्शन आपने लिया है, इसको चुना है, तो आप नो में लिखिए। इफ़ येस गिवन डिटेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो अगर आपने येस लिखा तो आपको पूरा डिटेल यहाँ पे फिर मांग देना पड़ेगा कि भाई आपने कौन से स्कूल के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने दिया है। तो जनरली आप अगर कर रहे हैं तो नो लिख दीजिए। इन केस यू आर सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट टू वुड यू लीव दिल्ली पब्लिक स्कूल नियर। अब इसलिए ना आप पूछा जाता है कि जैसे कि आपने जो पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, सपोज़ आपका उसमें हो जाता है तो क्या आप छोड़ देंगे स्कूल को, तो ये पूछा जाता है। तो अगर आपको आपकी लॉयलिटी को देखी जाती है तो जनरली क्या है आप इसमें नो लिखेंगे कि नहीं, अगर होता है तो, ठीक है। अगर ये वाला कॉलम फिल कर रहे हैं तो ही ये वाला भरना, नहीं तो नहीं। इन केस द आंसर टू क्वेश्चन 3 इज येस, विल यू कंप्लीट द एकेडमिक सेशन और रिज़ाइन इन मिड सेशन। ये भी अगेन आपको पूछा जाता है कि आप सेशन कंप्लीट करेंगे या बीच में छोड़कर चले जाएंगे। तो डेफिनेटली आप कभी भी जो है ना, ये जो टीचिंग जॉब होती है काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की होती है। आप अगर क्लास को एक हैंडल कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट हैंडल कर रहे हैं, तो पूरे बच्चों की जिम्मेदारी होती है। तो आप चलिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल ना भी हो, फिर भी बच्चों के फ्यूचर के लिए आपको बिल्कुल ही किसी भी एकेडमिक सेशन को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, पूरे बच्चे का फ्यूचर खतरे में आ जाएगा। तो आपको हमेशा येस आई विल कंप्लीट द एकेडमिक सेशन आपको लिखना है। इन केस यू आर सेलेक्टेड फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल यू विल बी लुकिंग फॉर जॉब एल्सवेयर। अगर आप दिल्ली मतलब ये पूछ रहे हैं आपसे कि अगर आप इनके स्कूल में आ जाते हो तो क्या फिर आप दूसरी जगह भी जॉब देखेंगे, तो आप ना लिख दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। आप हाँ मत लिखिए, ना लिख दीजिए उसमें। इफ़ आंसर टू 5 यस, अगर हाँ तो फिर किस तरह के जॉब या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप करेंगे, ये सभी एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है इसमें, ठीक है। गिव योर रीज़न फॉर आंसर टू 6। अब क्यों आप छोड़ेंगे उनका ऑर्गेनाइजेशन दूसरे जगह जाने के लिए, तो फिर ये आपके कहीं ना कहीं मेंटल स्टेटस को चेक करते हैं कि आप एक ग्रीडी पर्सन है क्या, आप बेटर सैलरी के लिए आप उनकी जॉब को छोड़कर जा सकते हो। तो फ्यूचर में ये जैसे बेटर सैलरी है वगैरह है, बेटर सोशल स्टेटस, मोर जॉब सेटिस्फेक्शन, मोर जॉब सिक्योरिटी, एनी अदर, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं फिल करना है, ये सब खाली छोड़ देना है। आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, बस आपको ऐसा दिखाना है कि आप उस जॉब के लिए लॉयल हो। और ये सही भी है, क्योंकि जो है आप जहाँ जा रहे हो वहीं के लिए फ़िलहाल आपको सोचना है। तो इफ़ अपॉइंटेड एट दिल्ली पब्लिक स्कूल फॉर हाउ लॉन्ग शुड वी एक्सपेक्ट यू टू वर्क विथ अस। अगर आपको अपॉइंट किया जाता है तो आप कितने साल तक एटलीस्ट काम करोगे, तो आप अपनी मर्जी से 1 साल 2 साल 3 साल या जो भी साल है आप लिख सकते हो। और छोड़ने के लिए देखिए प्राइवेट स्कूल में तो आप जब चाहे छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, कुछ प्राइवेट स्कूल्स क्या करते हैं, आपके वो सर्टिफिकेट वगैरह ओरिजिनल मार्क्स कार्ड वगैरह रख लेते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो बाकी एकेडमिक ईयर के एंड पर आप कहीं भी चेंज कर सकते हो, जॉब स्विच कर सकते हो, आपकी मर्जी है वो। अगेन पार्ट सी है गेटिंग टू नो यू। अब आपके बारे में ये जानना चाहते हैं कि अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए। डिस्क्राइब योर सेल्फ एज अ पर्सन, वॉट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मेट आप अपने बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप किस तरह की, आप सोबर पर्सन हैं, आपको क्या चीज़ें पसंद है, क्या आपकी कमजोरियाँ हैं। सपोज़ करो मुझे लिखना है तो मैं बहुत जल्दी दूसरों पे ट्रस्ट कर लेती हूँ, मैं ऐसा लिखूँगी, सो दैट इज़ माई वीकनेस। मेरी स्ट्रेंथ क्या क्या है, तो मेरी स्ट्रेंथ ये है
जो भी आपकी स्ट्रेंथ है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए इस तरह से। गिवन अ चांस, व्हाट वुड यू लाइक टू वर्क अपॉन योर स्ट्रेंथ और वीकनेस। अगर आपको चांस दिया गया तो आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पर क्या क्या काम करना चाहेंगे, मतलब किस तरह का आप करेंगे। तो अब यहाँ पर फिर अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी इनोवेटिव अप्रोचेज इन द मेथड्स ऑफ टीचिंग टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट। आपके हिसाब से क्या इनोवेटिव अप्रोच होना चाहिए जो बच्चों के टीचिंग को ज़्यादा इनोवेटिव और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दे। तो जो भी आपके है 2-3 सेंटेंस उसके बारे में आप लिख सकते हैं। हाउ यू एवर अडॉप्टेड अ नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच टू मैनेज और हैंडल सिचुएशन चाइल्ड रिलेटेड, डिस्क्राइब योर अप्रोच एंड द आउटकम। तो आपने कभी इस तरह से नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच यानी कि आपने लीक से हटकर कुछ किया है, यानी कि सपोज करो आपकी क्लास में एक स्लो लर्नर बच्चा है, तो आप कुछ ऐसी भी बातें लिख सकते हैं जो आप कि डिस्क्राइब योर अप्रोच, आपने उसके साथ क्या किया। तो कोई स्लो लर्नर बच्चा है, आपने उसके ऊपर वर्क किया और उसको आपने एवरेज बना दिया। तो इस तरह की कोई अगर घटना हुई है आपके साथ तो आप उसको लिख सकते हो। शेयर योर व्यूज़ रिगार्डिंग द एक्सपीरियंस गैदर ड्यूरिंग अ डिस्कोर्स इन लर्निंग वर्कशॉप। तो ये सब कुछ आप पॉइंट है, अगर आपको लगता है कि कुछ एक्सपीरियंस है तो लिखिए। 5 years डाउन द लाइन्स विच यू सी योर सेल्फ। तो यहाँ पे आपको लिखना है अपने बारे में कि जो है ना अपने बारे में लिखना है योर सेल्फ एज कि आप कहाँ होंगे 5 साल बाद। पीपल आई वुड सी आइडलाइज्ड बाय यू एंड द रीज़न। अब एक टीचर जो होता है एक आइडल होता है किसके लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो उसके लिए रीज़न क्या है, आपको क्या रीज़न है जिसके बच्चे आपको अपना आइडल माने। यू एज अ चाइल्ड, अ टीनेजर एंड अडल्ट। आप अपने आप को एज अ चाइल्ड, अ टीनेजर एंड अडल्ट किस तरह से मानते हैं, तो वो आपको लिखना है यहाँ पे। अगेन इंस्ट्रक्शन, यू आर रिक्वेस्टेड टू फिल द application form in your handwriting. Do not attach any certificate with this application form. Submission of any false information will make you liable for summary rejection at the time of interview or appointment. ठीक है, टर्मिनेशन विदाउट नोटिस। तो इन कॉलम ऑफ एकेडमिक इन्फॉर्मेशन प्लीज़ फिल ओनली रिकॉग्नाइज एंड कंप्लीटेड क्वालिफिकेशन। सपोज करो कि आपने जो जो क्वालिफिकेशन कर रखा है उसी को लिखिए, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये सब ऑफिस यूज़ के लिए है, ठीक है। तो ये था एक फॉर्मेट मैंने लिया जो कि सबसे बड़ा फॉर्मेट होता है जनरली दिल्ली पब्लिक स्कूल का, तो मैंने उसको चुना है। ज़रूरी नहीं है कि ये सेम टू सेम ऐसा ही फॉर्म आपको फिल करने मिले, और कुछ ऐसा नहीं है कि जो जितने भी कॉलम है सारे कॉलम आपको मिले। हो सकता है कुछ कॉलम ना मिले, कुछ कॉलम डिफरेंट रहेगा, लेकिन एक मेरे पास एक फॉर्मेट था तो मैंने इसी को आपको बताया, क्योंकि इससे ज़्यादा कॉलम्स आपको नहीं मिलेंगे, इतना ही रहेगा। अगर आपको इसमें भी कुछ ऐसा कॉलम है जो आपने देखा है और आपको इसका आंसर समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखना चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मैं उस कॉलम का जो आंसर है आपको डिटेल में, एक फॉर्मेट क्या होना चाहिए आइडल फॉर्मेट, वो लिख के आपको बताऊँगी। तो मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप कोई भी टॉपिक के लिए वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक के लिए आपको हेल्प प्रोवाइड करूँगी।